वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। एंड इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ऑल्सो द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन। तो रियल नंबर्स के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिर भी अपन कर लेते हैं ब्रीफ में कि रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनको अपन नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स को अपन कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को अपन क्यू से डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को अपन क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। तो रेशनल नंबर्स कौन से नंबर हैं जिनको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं रेशनल नंबर्स। एंड ऐसे नंबर्स जिनको अपन पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं हमारे कौन से, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर अगर हम लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है, एनी प्राइम नंबर जिसका अपन स्क्वायर रूट ले रहे हैं वो क्या है, आपके इरेशनल नंबर्स हैं। इसके साथ में पाई एक स्पेशल नंबर होता है, ठीक है, सब जानते हैं पाई के बारे में। और एक नंबर होता है ई मतलब कि एक एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल नंबर जो है उसका वैल्यू 2.73 समथिंग होता है, और वो भी क्या होता है, आपका एक इरेशनल नंबर होता है। फिर आते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर। तो इरेशनल नंबर का कोई अदर पार्ट नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर को अपन डिवाइड करते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर्स को अपन डिवाइड करते हैं, तीन तरीके के इंटीजर्स होते हैं अपने पास में, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आपको कि सर जीरो को अलग क्यों रखा, तो जीरो को अगर हम अलग रखने का रीजन ये है कि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव में काउंट किया जाता है, ठीक है। जीरो एकदम न्यूट्रल नंबर होता है, ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है, दैट्स व्हाई जीरो एक अलग नंबर हो गया आपका। उसके बाद में बात करते हैं इंटीजर्स में आपके आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आएंगे, तो नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दीजिए, सभी इंटीजर्स जिसमें से अपन ने नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़ दिया है, बाकी के जितने भी इंटीजर्स बचते हैं यानी कि जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, वो मिलके आपके बनाते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर स्टार्ट होंगे आपके जीरो से एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि जीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं अपन होल नंबर से आगे बढ़ते हैं तो आते हैं अपने नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर है, तो जीरो को छोड़ के जितने भी होल नंबर्स है वो सभी नेचुरल नंबर है, ठीक है। यानी कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हम लेते हैं वो सभी के सभी आपके नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूं तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर है जिनको अपन काउंट कर सकते हैं, यानी कि ऐसे काउंटिंग नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने से पहले अपन समझते हैं कि ये डिवीजन लेमा क्या है, ठीक है। तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो डिवीजन के बारे में कि हम डिवाइड करते किसी नंबर को, ठीक है, जिसमें अपने को तीन चार पार्ट मिलते हैं, चार पार्ट्स में से अपना एक डिविडेंड होता है, एक डिविजर होता है, क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो उसी चीज को अपन यहाँ पे थोड़ा सा और आगे एडवांस में पढ़ेंगे तो उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के फॉर्म में पढ़ेंगे। उससे पहले अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे कि मान लीजिए आपको 9 पेन्स गिवन है, ठीक है, 9 पेन्स गिवन है और आपको दो बॉक्सेस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, छोटे छोटे दो बॉक्स गिवन, और कहा गया है कि आपको पर बॉक्स में चार चार पेन रखने हैं, ठीक है, 4 पेन इन ईच बॉक्स। आपने पुट कर दिया तो आपने देख फाइंड किया क्या कि एक पेन आपका जो है वो रिमेन रह गया, यू फाइंड वन पेन रिमेन हियर, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन द मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा कि 9 पेन्स थे जिनको अपन ने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो हमें 2 बॉक्सेस मिले जिसमें वो फिल किए गए और एक पेन अपना रिमाइंडर रह गया, रिमेन रह गया, ठीक है। ये चीज मैं कहूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं कि 4 से मैंने 9 को डिवाइड किया, 2 टाइम्स यहाँ पे डिवीजन हुआ और 8 आया और यहाँ पे 1 आया, तो 1 को अपन बोलेंगे क्या, रिमाइंडर, इस 1 को अपन बोलते हैं रिमाइंडर। 2 को बोलते हैं अपन क्वोशिएंट, 4 को बोलेंगे अपन डिविजर, और जो 9 है इसको बोला जाता है डिविडेंड, क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम एक अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, किस फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें इसको, ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखूंगा मैं, तो 9 विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, यही फॉर्म लिखेंगे अपन अगर स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखेंगे तो,
करेक्ट। तो यही जो स्टेटमेंट फॉर्म आपका है, ये स्टेटमेंट फॉर्म जो बनता है इसी को अपन बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इसमें क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अपन जो यह नंबर्स है इनको कुछ सिंबल से ए बी सी डी इनसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे 9 को, बी को बी 4 को रिप्रेजेंट किया अपन ने बी से, 2 जो है अपना क्योसेंट उसको क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1 जो रिमाइंडर है उसको अपन आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना बनता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके लिए देखते हैं अपनी अगली नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा की आपको डेफिनेशन एक्चुअल में गिवन है क्या, कि यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट गिवन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स आपके पास में है ए एंड बी। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था 9 अपना ए था और 4 अपना जिसमें अपने को डिवाइड करने थे 4 4 के पार्ट्स में, तो वो अपना बी हो गया। देयर एग्जिस्ट यूनिक पेयर, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है कि यूनिक पेयर। ठीक है, यूनिक पेयर क्यों कहा गया है, यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स क्यू एंड आर, ऐसा क्यों कहा गया है उसको समझने के लिए देखिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे 9 को लिख रहा हूँ तो 9 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 लिखा मैंने, एक तरीका तो ये हो गया मेरा। ठीक है, एक तरीका मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सर, यहाँ पे मैंने 4 के नहीं 3 के फॉर्म में लिख दूं मैं अगर, है तो 3 इंटू 3 प्लस 1। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू जो है वो 4 अपनी फिक्स करी है अपन ने, है ना, तो ये तरीका अपना नहीं चलेगा, है ना। तो अगर यहाँ पे मैंने बी की वैल्यू 4 फिक्स कर रखी है तो बी को 4 ही रखना पड़ेगा। क्यू और आर को अपन यहाँ पे चेंज करके देख रहे हैं एक बार। तो अगर मैं यहाँ पे बी को 4 ही रख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ऑब्वियस ही बात है 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 होता है। तो ये दो तरीके हैं मेरे पास में इसको लिखने के, बराबर। अब एक चीज देखिएगा, तो मैं दोनों तरीके से इसको लिख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, कहा गया है कि यूनिक पेयर होना चाहिए क्यू एंड आर का। क्यू एंड आर का यूनिक पेयर कैसे मिलेगा, तो उसके लिए अपने को पढ़नी है आगे की लाइन, सच दैट ए इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि आर की कंडीशन क्या है। आर की कंडीशन बोली गई है कि आर की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन 0 से बड़ी भी हो सकती है, और साथ ही साथ बी की वैल्यू से हमेशा छोटी होगी। जो भी यहाँ पर बी की वैल्यू होगी उससे छोटी होगी। यहाँ पे अगर हम देखें इस कंडीशन में, तो ए की वैल्यू अपनी 9 है और बी की वैल्यू अपनी है 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 4 से कम होनी चाहिए और 0 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि पॉसिबल वैल्यूज की अगर मैं बात करूं आर की इस कंडीशन से, तो आर की वैल्यूज हो सकती है 0 1 2 और 3। यहाँ पे आर की ये पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास में हो सकती है, इनके अलावा अदर कोई पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आर के लिए और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट कंडीशन को देखें, तो फर्स्ट कंडीशन में अपना जो 2 आया, यानी कि क्यू की वैल्यू आई है 2 और आर की वैल्यू अपनी 1, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड कंडीशन की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 5 आई है, तो वो इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिट नहीं करेगा। यानी कि अपना जो सेकंड तरीका जो यहाँ पे लिखा गया है, ये मेथड आपका रॉन्ग है लिखने का। ठीक है, तो यानी कि इससे ये प्रूफ हो जाता है कि जो 9 इक्वल्स टू 9 और 4 जो अपने हैं ए और बी, इनके लिए अगर मैं कोई इक्वेशन बनाना चाहता हूं तो उसके लिए क्यू एंड आर जो होंगे वो यूनिक पेयर बनाएंगे। ठीक है, उनके अलावा यहाँ पर कोई और कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आर नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन यहाँ पे इसकी पॉसिबल है, फॉर दैट क्यू एंड आर। तो यहाँ पे क्यू और आर जो होंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी क्यू आर की, वो क्या होंगी, एकदम आपकी यूनिक होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया आपका यूनिक पेयर। ओके, ये चीज क्लियर। अब एक चीज देखिए, इस लेमा को अपन इसेंशियली क्या लिख सकते हैं, तो इसेंशियली अपन लिख सकते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही फॉर्म हमने लिखा था, 9 दैट इज डिविडेंड, 4 दैट इज डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट दैट इज 2 एंड प्लस रिमाइंडर 1। तो यही कंडीशन को अपन क्या बोल रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा कह रहे हैं। ओके, चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपना यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। 2 नंबर्स का भी फाइंड करते हैं, 3 नंबर्स का भी फाइंड करते हैं, तो डिपेंड करेगा। अपन देखते हैं यहाँ पे क्या क्या तरीके हैं अपने पास में। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे, पहली चीज तो हो गया इसका यूज क्या हो गया एचसीएफ फाइंड करने के लिए, उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। इसके बाद में हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 देखिएगा क्या, कि एचसीएफ फाइंड करने का तरीका क्या है। अगर यहाँ पर हम कंडीशन जो ले रहे हैं, जैसे कि अपन ने पिछली स्लाइड में कंडीशन ली थी 9 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1, अगर वहां पे हम बात करते हैं आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू तो वहां पे थी 1। लेकिन अगर हमारे पास में आर की वैल्यू वहां पर 0 मिलती, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि इफ आर इक्वल्स टू 0 द एचसीएफ इज बी। अगर उस कंडीशन में रिमाइंडर जो है हमारा 0 होता, तो उस कंडीशन में हमारा एचसीएफ जो होता वो वहां पर बी की वैल्यू वो हमारी एचसीएफ होती। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, एल्स इफ वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू बी, अब क्या करेंगे हम, अगर आर की वैल्यू हमारे पास में क्या नहीं आ रही है,
जीरो नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, रीअप्लाई करना पड़ेगा। उस रीअप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो वहां पर बी की वैल्यू है, पिछले प्रीवियस हमारी कंडीशन में जो बी की वैल्यू थी, वो हमारी अब क्या बन जाएगी, नेक्स्ट स्टेप में ए की वैल्यू बन जाएगी। कैसे, तो उसको समझने के लिए हम करते हैं एग्जाम्पल, तो उसी से समझ पाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, लेकिन एक चीज ध्यान रखें यहाँ पे कि ए हमेशा आपका बड़ा होता है बी से, ए की वैल्यू हमेशा बी से बड़ी होनी चाहिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे ए इक्वल्स टू 225 लूंगा और बी की वैल्यू को मैं लूंगा 135। क्लियर, इधर में अपन थोड़ा सा रफ वर्क करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपन रफ वर्क करेंगे अपना थोड़ा सा। तो देखिए, तो सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या कहता है, a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, आर की क्यू और आर की वैल्यूज हमें फाइंड करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो a इक्वल्स टू हमने लिखा 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाई आर की और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 135 से 225 को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, वन टाइम हम डिवाइड कर पाएंगे यहाँ पे। तो रिमाइंडर हम देखते हैं यहाँ पे 90 आता है। ठीक है, तो 90 जो है 135 से छोटा है, यानी कि वो रिमाइंडर रहेगा, क्वोशिएंट अपना 1 आया और 90 अपना रिमाइंडर आया। इस कंडीशन में अगर देखूं मैं, आर की वैल्यू 0 नहीं है, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जाना है। नेक्स्ट स्टेप में बी की वैल्यू जो है वो मेरे को ए की जगह पे लिखनी है और आर की वैल्यू जो है वो मुझे बी की जगह पे लिख देनी है। ठीक है, यही चीज वहां पे पॉइंट नंबर 3 कह रहा था। अगर आर की वैल्यू 0 नहीं होती है तो बी और आर पर हम रीअप्लाई करते हैं क्या, यूक्लिड डिवीजन में। तो यहाँ पे बी जो है अपना ए बन जाएगा और आर जो है अपना बी बन जाएगा। अब यहाँ पे इन न्यू पेयर के लिए अपने को फाइंड करना है, तो 90 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो अपन करते तो आता है 1 टाइम और 45 रिमाइंडर रहता है। तो ये हो गया मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हो गया यहाँ पे 45। तो यहाँ पर अगर हम देखते तो r इक्वल्स टू अगेन नॉट इक्वल्स टू 0। तो यही प्रोसेस हमें वापस से रिपीट करनी है। कब तक रिपीट करनी है, जब तक हमें r की वैल्यू 0 ना मिल जाए। तो चलिए वापस से इसको रिपीट करते हैं। तो 90 यहाँ पर देखें हम, तो यहाँ पे b की वैल्यू हो गई हमारी 90 और a की वैल्यू हो गई अपनी 90 और b की वैल्यू हो जाएगी अपनी 45। तो मल्टीप्लाई बाय 2, आप सबको पता है 45 टू जा 90 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 एंड r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ गया सर, 0 आ गया। तो इन दिस केस, सिंस मैं यहाँ पे कह रहा हूं, सिंस r इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ b, जिस स्टेप में आपका r 0 आ रहा है, उस कंडीशन में, उस स्टेप में, उस पर्टिकुलर स्टेप में आपका जो b का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे b इक्वल्स टू कितना है, 45 है। सो कह दूंगा मैं यहाँ पे कि 45 इज HCF ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्या, कि जिस कंडीशन, जिस स्टेप में आपको r की वैल्यू 0 मिल रही है, उस स्टेप में जो b की वैल्यू है वही आपका HCF होगा। ठीक है, दैट्स इट। इसमें यही चीज अपने को यूज करनी होती है HCF फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल दिया गया है कि आपको 3 नंबर का HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, दो दो नंबर को एक टाइम लेना है। ठीक है, 184 और 230 को लेंगे, उनका HCF फाइंड करेंगे और जो HCF आएगा उसका HCF फाइंड करेंगे विद द थर्ड नंबर। देखिए कैसे, तो यहां पर हम ले रहे हैं पार्ट 1, इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पार्ट 1 में कह रहा हूं मैं 184 एंड 230 का HCF फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे A इक्वल हो गया 230 और B इक्वल हो जाएगा मेरा 184। ओके, अब देखिए क्या करना है अपने को, तो वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अपन यूज करते हैं। तो इस कंडीशन में अपने पास में देखिएगा, a की वैल्यू है अपने 230 इक्वल्स टू b हो गया अपना 184 मल्टीप्लाइड बाय कुछ नंबर करना पड़ेगा और r हमारे पास में कुछ आएगा। तो इसके लिए अपन यहाँ पे कुछ रफ वर्क देख लेते हैं। ठीक है, तो रफ वर्क में देखिए 184 से मैंने डिवाइड किया 230 को, वन टाइम डिवाइड होगा और 184 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा आपका 46। ओके, तो 1 क्यू की जगह पे और आर की जगह पे आएगा 46, आर की जगह पे क्या आ जाएगा अपना 46। तो इस कंडीशन में हम देख रहे हैं आर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में अपने को बढ़ना पड़ेगा, जहां पे ए की वैल्यू हो जाएगी अपनी 184 और बी की वैल्यू हो जाएगी अपनी 46। ठीक है, तो बी हो गया अपना 46। अब देखिए 46 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 184 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम अपन डिवाइड करेंगे तो 184 आ जाएगा, है ना, 4 टाइम। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस हो जाएगा 0। यहाँ पे इस कंडीशन में r इक्वल टू हो गया अपना 0। अब r अगर 0 हो गया है तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि HCF ऑफ 184 एंड 230, HCF जो है इन दोनों का वो कितना हो गया, 46 हो गया। क्लियर, अब पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या करेंगे हम, पार्ट 2 में हम 46 और जो थर्ड नंबर था क्या था 276, इन दोनों का हम HCF फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों का HCF फाइंड करते हैं।
तो उसके लिए 276 अपना ए हो जाएगा और बी की जगह पे अपना आ जाएगा 46, नो डाउट। यहाँ पे आएगा 46 मल्टीप्लाइड बाय, तो इसके लिए वैल्यू निकालते हैं, तो 46 से मैं डिवाइड करूंगा 276 को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 6 टाइम, ट्राई करते हैं 6 टाइम से, है तो 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, ये रिमाइंडर बिल्कुल जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आया और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया। फर्स्ट ही केस में अपना फर्स्ट स्टेप में r इक्वल्स टू 0 आ गया, तो देयरफॉर मैं कहूंगा कि HCF ऑफ 46 एंड 276, इन दोनों का HCF भी कितना है 46 है। तो इसका मतलब ये हो गया एट द एंड, हेंस कि जो तीनों नंबर हमारे को गिवन है, इन तीनों नंबर का जो HCF है वो कोई और नंबर नहीं है बल्कि क्या है 46 है। हेंस द HCF ऑफ 184, 230 and 276 is nothing but 46, that's it, ठीक है। तो यही तरीका हमें यूज करना होता है HCF फाइंड करने के लिए बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और भी काफी सारे एग्जांपल्स होंगे, उन्हें अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय। Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.